बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। आज हफ्ते का पहला दिन है और मेरी दुआ है कि जिस तरह से हम मुश्किल वक्त में हैं, जिस तरह से मरीज़ों की तादाद कोरोना वायरस के बढ़ती चली जा रही है, हमारे लिए इस हफ्ते का आगाज़ खैर व आफियत के साथ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मैं संडे के रोज़ की बात करूं तो कल हमने जो लोगों के रवैये देखे, मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आई डोंट नो कि लोग क्यों तावन नहीं कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कल हमने देखा कि जुज़वी लॉकडाउन में कुछ सख्ती भी की गई। जेल रोड के मैंने मनाज़िर देखे जहां पर हुकूमत की जानिब से डाइवर्जन्स लगाई गई थी, रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे और फिर जिस तरह गाड़ियों की लंबी कतारें थी, समझ नहीं आता कि लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों बिला वजह घरों से निकल रहे हैं, क्यों अपने रिश्तेदारों के घर ही जा रहे हैं। एक चीज़ जो इंतहाई संजीदा है उसको गैर संजीदा क्यों लिया जा रहा है। बार बार आपको ये चीज़ कही जा रही है कि आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, लोगों से नहीं मिलना है, हमने सूरत हाल को कंट्रोल करना है। अगर हम अभी अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए ही अच्छा होगा। बहुत सारे ममालिक की मिसालें हमारे पास पड़ी हैं। खुदारा मैं तो हाथ जोड़ के कहती हूँ आप उन्हीं से कुछ सीख लें ताकि हम उन जैसे वक्त तक ना पहुंच सकें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। सिर्फ और सिर्फ इसका हल एक यही है कि खुद सोच लें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और घरों तक रहें। पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, टुडेज वेदर। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद बताएगा वेदर अपडेट्स क्या हैं आज। जी, अगर लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आज जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियत का कहना है कि आज मुख्तलिफ औक़ात में तेज़ हवाएं तो चलेंगी लेकिन शहर में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा। और महकमा मौसमियत ने कहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहने का इम्कान है और सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर सुबह हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 61% जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और बारिश का भी कोई इम्कानात नहीं है, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 41% जो है वो रहने का इम्कान। और महकमा मौसमियत का कहना है कि पीर के रोज़ भी जो है वो शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, माल का हाल। एक नजर डालेंगे डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, करेंसी रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। लेट्स मूव टू द टॉप स्टोरीज। आज हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी क्या है। कोरोना बेकाबू, पुलिस के 21 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक हुई है और शहर में मरीजों की तादाद 1217 हो गई है। महंगाई का जिन बेकाबू, मुनाफाखोर माफिया मनपसंद नर्ख मुकर्रर करने लगी, इंतजामिया गायब। पंद्रह दिन में 1 अरब 47 करोड़ इमदादी रकूम की तकसीम। और थैलीसीमिया मरीजों के लिए अहम इंजेक्शन डिस्फॉल अस्पतालों में नायाब। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी टॉप स्टोरी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। रमजान मुबारक, सबसे पहले मुबारक। मेरे ख्याल से आज रमजान के बाद आपके साथ पहला प्रोग्राम है। कैसा गुजर रहे हैं रोजे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आपको भी बहुत मुबारक, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारक भी दूंगा और साथ में एक अपील भी करूंगा कि रहमतों वाला महीना है और जो हमारे यहाँ अज़ाब इलाही आया हुआ है इसमें हमें इस माह बिलखसूस तौबा इस्तग़फ़ार का ख़ुसूसी एहतमाम करके अल्लाह ताला के हज़ूर सरबसजूद होकर माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि ये जो अज़ाब और आजमाइश की कड़ी घड़ी हम लोगों पर आई है ये टल जाए हम लोगों से। बिल्कुल है, सही है। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? फिर अब हमारे पास टॉप स्टोरी भी यही है, पुलिस के 21 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक हुई है, तादाद जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है।
देखें, आपने लॉकडाउन लगाया, फिर उसमें थोड़ी सी नरमी की, फिर कुछ ऐसी दुकानें आपने कहा कि हम लोग खोलने जा रहे हैं, ठीक है, छोटा ताजर था, उसकी भी मुश्किलात हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप इकोनॉमी को देखें या ताजर के मसाइल को देखें या छोटे ताजर के घर के देखें, और दूसरी तरफ अगर आप कोरोना के पेशेंट्स की बढ़ती हुई तादाद को देखें तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कोरोना की बढ़ती हुई तादाद को देखना चाहिए, वो प्रेफर करना चाहिए। जब आपकी जिंदगियां ही नहीं होंगी तो किस तरह से कारोबार किए जाएंगे? आप उस छोटे ताजर को या जो लोग निकल रहे हैं उनको इस बात पर आमादा करें कि वो लोग घरों पर रहें। आज तक मुझे ये नहीं समझ आई कि लाहौर शहर में या पंजाब भर में या दीगर जो सूबे हैं वहां पर जो लॉकडाउन लगाया गया है, लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि हम लोग ये हर चीज क्यों बंद कर रहे हैं। इनको ये दूसरा इसका पहलू जो है, इकोनॉमी हमारी किस कदर जो है इससे नुकसान वो उठाएगी, किस तरह हमें खसारा होगा अगर हुकूमत वो सारी चीजें देखने के बावजूद लोगों की जानों का तहफ्फुज़ चाह रही है और वो इनको बंद कर रही है कि वो घरों तक महदूद रहें। तो मेरे ख्याल में लोगों को रहना चाहिए। अब देखें, कल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कल छुट्टी का रोज था, बिल्कुल ऐसे, फिर ठीक है रोजा भी था, तो वक्को यही की जा रही थी कि रोजा है और छुट्टी का दिन है, बहुत कम तादाद में लोग निकलेंगे, और 12 बजे तक हुआ भी सही। 12 बजे जब लाइव किया उस वक्त बहुत कम तादाद थी, इवन जो पुलिस की जानिब से जो बैरियर्स लगाए गए थे, जो रुकावटें थी वो हटा दी गई थी, वो उन नाकों पर मौजूद थे जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन वो नाके हटा दिए गए थे क्योंकि सड़कें उस वक्त सुनसान नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही 1 बजे 1:30 बजे का टाइम हुआ है, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले हैं, इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं कि और हमने इसका नतीजा भी देखा कि पुलिस ने लॉकडाउन में बैरियर लगाना पड़े और उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया है। आप निकले हुए घरों पे मुख्तलिफ मकामात पर, जब नहर के रास्ते बंद हो गए, जेल रोड बंद हो गया, जीटी रोड बंद हो गया, मुख्तलिफ जो गुंजान आबाद इलाकों को लिंक करने वाले मेन रास्ते हैं आपने उनको बंद किया और लोगों का सफर 10 मिनट वाला जो है वो 2-2 3-3 घंटे में गुजरा। तो ये गुजारने का बुनियादी मकसद गवर्नमेंट का भी यही है कि भाई आप लोग घर में बैठे। बिल्कुल ऐसे ही। आप बढ़ती हुई तादाद देखें, मुझे याद है जब पिछले हफ्ते हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे तो ये मेरे का 50% थी। अब एक हफ्ते में इतनी बड़ी तादाद लोगों का उसमें इजाफा होना और कोरोना का पॉजिटिव आना। अच्छा, एक पहलू ये भी है कि अब लोगों के टेस्ट होना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। जब टेस्ट होना शुरू हो गए तो अब इस तरह लेकिन इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही, पंजाब में शहर लाहौर सबसे आगे है, यहाँ पर तो खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है मरीजों की तादाद में। तो फिर मुझे इसमें सिर्फ एक चीज समझ आती है, लोगों का गैर जिम्मेदार रवैया। मतलब आपके लोग, हम बाहर सड़कों पर हर रोज निकलते हैं, दफ्तर आते भी हैं, जाते भी हैं, मुझे कहीं से नहीं लगता कि लोग इससे डर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोग कहते हैं कि गरीब और मतवसत तबका और मजदूर तबका जो है पिस रहा है, वो तो भाई पिस रहा है। आपने उनको घरों तक महदूद कर दिया है। आपने मार्केट्स बंद की, वहां पे सेलमैन जो है वो घर पे बैठ गया। आपने रेस्टोरेंट्स बंद किए, उसमें काम करने वाले मजदूर हैं वो घर पर बैठ गए। दीगर जो छोटी मोटी मार्केट्स हैं आपने उनको बंद की, जो मजदूरी करने वाला शहरी है वो तो घर बैठ गया। मुझे बताएं, जो गाड़ियों पर सफर करने वाले ये कौन से मजदूर लोग हैं जो सड़कों पर निकले? बिल्कुल सही बात है। इस पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। जिस तरह हमारी टॉप स्टोरी भी है कि आप देखें पुलिस के लोग जो है उसमें पॉजिटिव हो रहे हैं। अब पुलिस वाले तो नाके पे खड़े हैं, वहां पे लाइनें लगेंगी, वहां पे मोटरसाइकिल बड़ी तादाद डबल सवारी वाले लोग हैं उन्हें रोक भी रहे हैं, उन्हें रोकेंगे डबल सवारी। अच्छा, डबल सवारी छोड़े, मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा से कहूंगी एक पिक्चर हमें दिखाएं। आपको फैमिली के पूरे अरकान ही एक बाइक पे नजर आ रहे हैं। अब कितना जरूरी है कि ये सब लोग एक साथ घर से निकले। अब यहाँ पुलिस वालों ने भी इनको रोका है, बातचीत भी की जा रही है, किस तरह से कौन महफूज रह सकता है? मुझे सिर्फ ये बता दें डिस्टेंस कितना है, आप ये भी देख सकते हैं। देखिए मुझे ये बताएं, इस तस्वीर में कहां से आपको नजर आ रहा है कि ये लोग जो है मेडिसिन लेने जा रहे हैं या ये लोग ग्रोसरी करने जा रहे हैं? ये तो भाई किसी से मिलने जा रहे हैं, ये तो पिकनिक मनाने निकले हुए हैं, ये तो किसी अपने रिश्तेदार के घर जा रहे होंगे। बात ये है कि आज अच्छा टीवी चैनल्स पर देख लें या हुकूमती जो नुमाइंदगान है उनकी स्टेटमेंट देख लें, उनकी तरफ से बताने के बावजूद अगर ये लोग संजीदा नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में आने वाला हमारा कल जो है ना वो इससे ज्यादा कहीं मुश्किल हो जाएगा। ये घर बैठ जाएंगे, ये आफत टल जाएगी, ये रुक जाएगा मामला। अगर ये लोग घर नहीं बैठेंगे ये इसी तरह बढ़ती जाएगी और बढ़ती गई बिल्कुल तो फिर मेरे ख्याल में ये छोड़ दें। 2 हफ्ते हमने शुरू में देखा ना पुलिस एहलकारों हाँ। में इस तरह से वायरस की तस्दीक हो रही थी, ना आपके ट्रैफिक पुलिस एहलकार। मुझे अच्छी तरह याद है 1 हफ्ता कबल सीटीओ साहब हमारे शो में आए और उन्होंने ये चीज मेंशन की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार में किसी में भी अभी तक वायरस की तस्दीक नहीं हुई है। और वो दिन उस वेरी सेकंड डे ये खबरें भी आना शुरू होगी कि ट्रैफिक वार्डन्स भी इसका शिकार होते जा रही हैं। तो खुदारा वो लोग जो अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं वो तो ऑलरेडी रिस्क में हैं और हम लोगों की वजह से, हमारे गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से उनकी जिंदगियां भी मुतासर हो रही हैं। देखें, आपके जितनी नाकाबंदी है, जितने बैरियर्स हैं, वहां पे आपके पुलिस एहलकार हैं या फिर आपके सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स हैं।
अच्छा, ये जो वार्डन जो इफेक्ट हो रहे हैं, ये उन लोगों को मिले हैं ना चलान करने के लिए, उनसे शनाख्ती कार्ड पकड़ा होगा, उनसे गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे, उनसे बातचीत की होगी, कोई ना कोई इफेक्ट ही तो होगा जिससे उस ट्रैफिक वार्डन की या पुलिस एहलकार की मुलाकात हुई होगी या उसका डाटा जो है वो रिकॉर्ड में लिया होगा, तो वो इफेक्ट हो गया। बात यह है कि अगर वो पुलिस एहलकार जिसने उसको रोका है वो इफेक्ट हो गया है, तो नाके पे खड़े या सराउंडिंग में खड़े जहां पे ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, इतना रश पड़ जाता है, तो सराउंडिंग में जो उनके लोग खड़े हैं वो नहीं इफेक्ट होंगे, वो भी इफेक्ट हो रहे होंगे। इसके फैलने का जो आपके देखें इंटरनेशनल स्टडीज जो हैं, जितनी रिसर्चेज हैं, उनका यही है कि पर्सन टू पर्सन जब ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो हम लोग कहते रहे जी आप कहीं से आ गए, जाहिर आ गया, कहीं से उम्रा वाले आ गए, कहीं से यूरोपियन ममालिक से लोग आ गए, अब तो वो खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी इस चीज को ऐड किया जा रहा है ना, बैरून मुल्क में फंसे 10,000 पाकिस्तानियों को वापस लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। PIA की 103 परवाजें चलाई जाएंगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी ये सब चीजें ऐड होती जा रही हैं जबकि हम अभी पीक टाइम की तरफ जा रहे हैं। देखें, अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं इस पे आपकी विफाकी गवर्नमेंट की जानिब से जो किए गए इंतजाम हैं वो ठीक हैं। ठीक है, वो चार्ज भी कर रहे हैं। अगर आप उसको क्वारंटीना सेंटर नहीं जाना चाह रहे, आप होटल में स्टे करना चाह रहे हैं, उसको चार्ज भी कर रहे हैं, तो लोग पे भी कर रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं वो पे भी कर सकता है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बात यह है कि जब फ्लाइट आती है तो उसको आप उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनके मुताबिक आप उनको ट्रैवल करवा रहे हैं। आप एक जो बस है उसमें 5 से 6 लोगों को बिठाकर लेकर जाते हैं, आप जहां भी लेकर जाना हो, होटल लेकर जाएं, कहीं भी लेकर जाएं, फिर उसके बाद आपने उनको वहां पर रखना है, फिर टेस्ट होने हैं। टेस्ट होने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको उन्होंने क्वारंटाइन कर लेना है, अदरवाइज आपको जाने की इजाजत दे देनी है। अच्छा, ये तो हिफाजती इंतजाम हो गए। इन लोगों ने आना है। देखें, पूरी दुनिया में मामला तो खराब हैं, जहां पर ये लोग बैठे हैं इनकी तो ख्वाहिश होगी ना कि हम लोग अपने आबाई घर चले जाएं, परदेसी लोग हैं वापस आए, हिफाजती इक़दाम की रोशनी में आ जाएं, कोई इशू नहीं है, आ भी रहे हैं। बात ये जो यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर निकल रहे हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने रोजाना की बुनियाद पर निकलने वाले लोगों की बात की। यहाँ पर अब मुतालिबा ये किया जा रहा है, इजाजत मांगी जा रही है कि 7 बजे तक समोसे पकौड़ों वाली दुकानें जो हैं वो खुली रहें। वह जरूरत ही नहीं है। अब 7 बजे तक आपने क्या करना है? बिल्कुल, आपने चीजें खरीदनी है ना। 6:37 पे आपकी इफ्तार हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये 6:15 बजे बंद हो जानी चाहिए, ताकि आखिरी 20-25 मिनट आधा घंटा रश ही ना हो। बिल्कुल, लोगों को पता हो कि 6:15 पे बंद होनी है, तो वो 5:45-6 बजे कम से कम एक टाइम लिमिट रख के जाकर ले आएंगे। होता यही है कि किसी दुकान पर या पकौड़ा या समोसा बनाने वाला जो भी टेबल लगाया, हमें प्रेफर तो ये करना चाहिए कि आप घरों से निकले ही ना। खुदारा यही सब चीजें आप घरों में भी बना सकते हैं। आज लेने वैसे बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बात यह है कि संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हम लोग, संजीदा हो जाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इतवार का रोज जो है लोग घर में नहीं बैठ रहे, रोजा रख कर लोग घर में नहीं बैठ रहे, रोजा रखने के बावजूद निकले हुए हैं ना। आपका वेदर भी चेंज हो रहा है ना, रोजा मुश्किल भी है, कोई इतना आसान नहीं है। उसके बावजूद लोगों का निकलना, तो फिर आप उनके रवैये की बात कर रहे हैं। फिर आप कहें कि कल को गवर्नमेंट सख्ती करेगी, आपको घरों तक महदूद करने के लिए सील करेगी आपके इलाके, आपको रोकेंगे। कल जिस तरह बैरियर लगाए 8-10 घंटे उन्होंने बंद रखा है, फिर लोगों को पता चला कि भाई लॉकडाउन क्या होता है, और अल्टीमेटली करना पड़ा है। मेरे ख्याल में कर देना चाहिए, ये रोजों में कर देना चाहिए। रोजों में आपको क्या जरूरत है? आपको फल फ्रूट की जरूरत है, आपको कोई थोड़ी ग्रोसरी करनी है या सब्जियां आपने लेनी है रमजान में, इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन चीजों के लिए एक टाइम मुकर्रर करें, उस पर खोलें। दीगर औकात में लोगों को घरों से ना निकलने दे, पुलिस को एक ऑर्डर दे दे, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं निकलने दे। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब ये सारे हालात हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, आपने लॉकडाउन में जो है वो नरमी की हुई है, कुछ दुकानें भी आप खोल रहे हैं, ये सब ऑप्शंस आपके सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद सीएम साहब ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप जीतेंगे कैसे? इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि इस जंग में जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं देख रही हूं कि कोताही तो हर जगह बरती जा रही है, और फिर अगर जंग आपने जीतनी है, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह। वो आपकी अभी जो सूरत हाल चल रही है ना, उसकी वजह से हम मुश्किल वक्त में ही जा रहे हैं। तो जंग कैसे जीतेंगे? मुश्किल से गुजरकर हम जंग जीत सकते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि हम जिस तरह से लोगों के रवैये देख रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी देख रहे हैं, जिस तरह से हुकूमती रवैये देख रहे हैं, ये हमें लग रहा है कि एक लंबा टाइम जो है अब हमारे सर पर ये अजाब देगा। सिप्रा साहब क्या कहेंगे?
देखें कुताही की कोई गुंजाइश नहीं। अब इसमें कुताही जो लोग बरत रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो हमारी आवाम है। बिल्कुल, वो जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं। ये अवाम जो है ना, ये डंडे की गाहक है। इस अवाम की ऑप्शन आपने देख ली है। आपने इनको लॉकडाउन में नरमी करके भी देख लिया, आपने लॉकडाउन में सख्ती भी की, तब भी अवाम उसी तरह से निकल रही थी। अब अगर अवाम को आप इसी तरह से छोड़ देंगे तो फिर आप किस कोताही की बात? अब आप क्या कहें? मेरी बात सुने, आप ये कहना चाह रही हैं कि फोर्सफुली लोगों से कहें कि घर पे रहें? ऑप्शन ही है क्योंकि लोग नहीं अगर ये ऑप्शन आ जाए तो फिर कल को हम ही लोग तनकीद का निशाना बना रहे होंगे गवर्नमेंट को कि ये लोग इन लोगों पे सख्ती कर रही है। हालांकि ये बहुत अच्छा इकदाम होगा, इसको सराहना भी चाहिए कि एक वबा जिसकी वजह से आपका पूरा शहर, आपका पूरा सूबा, आपका इवन पूरा मुल्क जो है वो मुतासिर हो रहा है और मुतासरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो इस पर अगर गवर्नमेंट को इस तरह का डिसीजन करती है, नरमी करके भी तो देख लिया ना। बिल्कुल, आपने लॉकडाउन भी किया, वही हालात रहे, नरमी की तो लोग तो ऐसे निकले कि आपका शहर आबाद हो गया दोबारा ना, वही पे बात आ गई। बात यह है कि मुझे तो पहले एतराज है ये गवर्नमेंट के लफ्ज पर भी कि ये जंग का लफ्ज हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हजाब इलाही के सामने हम जंग इसको नहीं कह सकते, हम जंग जीतेंगे। हमें इसको कड़ी आजमाइश कह लें, हम इसको अपने गुनाहों की सजा कह लें, हम और कोई इसका लफ्ज इस्तेमाल कर लें। देखें बेसिकली अजाब इलाही है, तो अजाब इलाही को खत्म करने के लिए हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम आजिज़ी के साथ उसके तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, हम एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। कुरान व हदीस की रोशनी में भी यही है कि अगर किसी जगह पर वबा है तो आप ना उस शहर से निकलें और ना उस शहर में जाएं। देखें आपका इस्लाम जो है वो एक पूरा निज़ाम है, वो देता है, चीजें बताता है आपको। बात यह है कि सीएम साहब जिस तरफ निशानदही कर रहे हैं उसमें डॉक्टर्स की तरफ से कोई कुताही नहीं है, नर्सेज की तरफ से कोई कुताही नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कोई कुताही नहीं है। कुताही है तो हमारी आवाम की तरफ से कुताही है, ना पुलिस एहलकारों की तरफ से है, ना ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से है। वो लोग तो खड़े हैं, बिल्कुल आपके एक ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। आप ऑर्डर करें कि लोगों को घरों से नहीं निकलने देना, लोगों को ट्रैवल नहीं करने देना। आप अगले लम्हे देखिएगा कोई घर से नहीं निकलेगा, सिर्फ एक स्टोरी चला दें कि सीएम ने ऑर्डर कर दिए कि शहर से कोई नहीं निकलेगा। अगर कोई निकलेगा तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे, 144 के तहत हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो देख लीजिएगा कोई भी नहीं निकलेगा, लोग घरों तक महदूद हो जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस पर आप देखें आजकल के जो हालात है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी ताकतें हैं, अपोजिशन आपकी बैठी हुई है। जब गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो ये डिसीजन, इतने सख्त जो डिसीजन है वो लेना मुश्किल होते हैं। लेकिन उस वक्त में जब हम मुश्किल तरफ, मजीद मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, हमें यही आवाम जो है वो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर खुद ही मुश्किल तरफ जाना चाह रही है। तो फिर इस तरह के सख्त डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने ठीक किया कि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर्स भी बनाए, तिबी अमला भी लगा दिया, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन इसका स्प्रेड रोकने के लिए बुनियादी किरदार हमारी आवाम का है, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। 15 दिन में 1 अरब 47 करोड़ की इमदादी रकूम तकसीम की गई है। मजमूई तौर पर 1,21,007 अफराद को एहसास कफालत प्रोग्राम में इमदादी रकम दी गई है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें आपने कफालत प्रोग्राम शुरू किया, अब वहां पर भी हालात देख लें, आपके पुलिस एहलकार वहां देख लें, लोगों का रश देख लें, वहां तो है ही नहीं। समाजी जो आप कहते हैं डिस्टेंस होना चाहिए, वो वहां पर जो आपने एसओपी बनाए कि आपने मार्केटें खोलनी है, वो मार्केटें खोलना तो दरकिनार, आप देख लें कि आपके एहसास कफालत सेंटर पे क्या सूरत हाल है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग लाइनों में लगे हैं, लोग साथ डिस्टेंस। अच्छा, फिर नादरा का इशू आ रहा है, किसी का बायोमेट्रिक का इशू आ रहा है, किसी का और मामला आ रहे हैं। लोग सुबह आते हैं, शाम में वापस चले जाते हैं, वही दोबारा रिपीट होते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। देखें मुश्किल तो है ना। बिल्कुल, गरीब आदमी जो रोजाना की उजरत पर अपने घर के, अपने खानदान की कफालत करता है, उसको मुश्किल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो रोजाना 1000-1200 रुपए लेकर, दिहाड़ी लेकर घर जाता, दूध दही चीनी हर चीज उसने उसमें से लेनी है, उसको तो मुश्किल है। अगर उसको ये नहीं मिलेगा तो ऐसे में आपकी गवर्नमेंट तो कर रही है, ऐसे में हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि मुखैर हजरात भी कर रहे हैं। आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिडन होना भी चाहिए, इमदाद भी कर रहे हैं, आपके राशन भी तकसीम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हक तलफी वाला जो अंसर है वो खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग हकदार का हक मार रहे होते हैं। अगर हम लोग हकदार नहीं है उसके बावजूद, और इतने बड़े अज़ाब के बावजूद भी हम अपनी ये चीजें ठीक करने को तैयार नहीं है, हम इन चीजों को समझने को तैयार नहीं है, हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये अज़ाब डाला है। ये चीजें तो हम बिल्कुल अपना फर्ज समझ के। मुझे बताएं, कल मैं स्टोरी पढ़ रहा था बैठा कि आपका माह मुकद्दस स्टार्ट हुआ है और सब्जियों के रेट्स जो है वो ऐसे ही है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं
کہ پوری دنیا میں جب تہوار آتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے, قیمتیں کم کی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں جب مذہبی تہوار ہو, کوئی بھی تہوار ہو, تو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. بالکل. اب پیاز کا دیکھ لیں, وہ آپ کا 20 روپے کلو بڑھا دیا, ٹماٹر آپ نے 15 سے 20 روپے کلو بڑھا دیا. یہ ساری چیزیں ہیں. اب مثال, اب لیمو دیکھ لیں. اچھا, لیمو کی ضرورت ہے, افطاری کرنی ہے, لیمو پانی بنانا ہے ہر شہری نے, آپ نے 150 سے 175 روپے کلو کے حساب سے بڑھا دیا. بھائی حکومت کہاں پہ ہے؟ آپ کے مجسٹریٹ جو کنٹرول کرنے والے وہ کہاں پر ہیں؟ آپ کے زون کا عملہ کہاں پر ہے؟ مجھے بتائیں, سختی کریں نا. ہم لوگ بات کرتے ہیں جا کر, جو بیچنے والوں کہتے ہیں جی مجھے تو منڈی سے مشکل میں ملا ہے, مجھے منڈی سے مہنگا ملا ہے. اور منڈی میں جب جائیں تو وہاں سے کہتے ہیں جی ہمیں کسان, بھائی کسان جو ہے وہ سستے داموں یا سارے آڑتی, مڈل مین ہمارا جو کردار ادا کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک کردار ادا کر رہا ہے. اور پھر آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, مجھے نہیں سمجھ آتی, پھر سب اچھا کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ لسٹیں بھی دی جا رہی ہیں, ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ پر ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی پھیر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی ایسی شکایات نہیں نظر آ رہی ہیں. سب جانتے بوجھتے کہ لوگ بتا رہے ہیں, لوگ جو خریداری کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے اپنے رپورٹرز جو فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کس طرح ان کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ اتنی دیر سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, پھر یہ قیمتوں میں اضافہ جو کیا جا رہا ہے اس کا جواز بھی سمجھ سے باہر ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے ان کو. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے آپ ذخیرہ اندوزی کر لیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ مصنوعی قلت پیدا کر لیں. اس وقت جو سبزیاں آ رہی ہیں وہ سیزنل آپ کی سبزی ہے, اس میں کسی جگہ پر کوئی شارٹیج نہیں ہو سکتی. آپ کا ٹماٹر دے لیں, اس کے بھی موجود ہے. آپ کا پیاز دیکھ لیں, وہ بھی سیزن کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ہری مرچ ہے, ادرک ہے, لہسن ہے. لہسن کی آپ کی بے شمار ریڑیاں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں بری. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سیزن کی سبزی چل رہی ہے, ہر چیز موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کا کدو ہے, کریلے ہیں, بھنڈی, یہ ساری چیزیں آپ کے بازار میں موجود ہیں. قیمتیں اس وقت بڑھتی ہیں کہ آپ کی طلب اور رسد میں فرق آ جائے, کہ رمضان میں طلب زیادہ ہو گئی, رسد کم ہو گئی. یہاں پر ایسی صورتحال ابھی تک نہیں ہے. یہاں پر مصنوعی طور پر جو رسد ہے اس کو روکا جاتا ہے, اور طلب جب بڑھتی ہے تو اس میں جو گیپ آتا ہے تو اس پر جو مصنوعی قلت پیدا کر کے لوگوں سے یہ پیسے بٹورنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے اگر ادارے جن کو ہم لاکھ تنخواہ دیتے ہیں, جن کو ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں دے رکھی ہیں, ہزاروں لیٹر پیٹرول ہم ان کو دیتے ہیں مہینے کا, وہ لوگ اگر کام کریں, وہ لوگ اگر کسی کے چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں تو میرے خیال میں بڑا آسانی سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ کے ماڈل بازار میں آپ کے لگنے والے جو جتنے بازار ہیں جن کی آپ خود نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہاں پر قیمتیں مستحکم نہیں ہیں تو گلی محلے کی سطح پر سجنے والی دکان یا ایک ٹھیلا لگانے والا جو شہری ہے جس نے کوئی چیز بیچنی ہے, تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کر لیں گے؟ پاسبل ہی نہیں, اس نے تو اگلے لمحے آپ کو ملنا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ اگر تھوڑی سختی کر لے, تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کر لے تو ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, اس وقت آپ کی پوری مشینری جو ہے وہ آپ کی کرونا پہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو کوئی نہیں ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ان کو کوئی نہیں ہے کہ بازار لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کسی طرف دھیان ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کرونا اس وقت جو ہے ہم لوگوں پہ جو آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے مشکل ہے نا. آپ چلیں, ابھی تو چلیں, آپ نے صحیح پوائنٹ کہا کہ ابھی تو آپ کورونا وائرس کی وجہ سے تمام تر مشینری آپ کی مصروف ہے. اس سے پہلے کب اس چیز کو کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. تو اب لوگ اگر اس سے سفر بھی کر رہے ہیں, بھگت بھی رہے ہیں, پریشان بھی ہیں, تب بھی آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ کرونا میں گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے ہم سبسڈی دے رہے ہیں, تو کرونا میں مشکل ہے لوگوں کی. جو 200 روپے کمانے والا تھا وہ 100 بھی نہیں کما رہا, تو ان کو مزید سستا ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں مزید سستی ہونی چاہیے. آپ ان کو سبسڈی دیں یا ان کو جس طرح بھی آپ نے ان کو چارج کرنا ہے, جس طرح بھی بتانا ہے, تاکہ لوگوں تک جو یہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے, جو بیسک 4-5 چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے بیسک رمضان شریف, بالکل آپ ان کی قیمتیں کم کریں تاکہ لوگ آسانی سے خرید سکیں. اور پھر اگلی خبر بھی ہم نے یہ ڈسکس کرنی ہے, دہاڑی دار مزدور فاقوں پر ہے. ایک تو پہلے اس کا کام نہیں چل رہا, پھر اتنی مہنگائی, پھر ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ابھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے. اہم خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے نقصانات سے نمٹنے کے لیے پلان تیار کیا گیا ہے. حکومت نے, آپ کو بتاتے چلیں کہ رائس پنجاب منصوبہ 2020 کی منظوری دے دی ہے. حکومت نے تمام محکموں میں 50 نکات پر مشتمل اہم منصوبہ تیار کر لیا ہے, اور فوری 50 لاکھ افراد کو نوکریاں فراہم کرنے کے موقع پیدا کیے جائیں گے. سرکاری سکولز میں آن لائن ایجوکیشن پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. سرکاری سکولوں میں 1000 سائنس لیبارٹریز بلڈنگ بنائی جائیں گی. پنجاب میں 100 ماڈل سکولز, 2000 کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے.
राइस पंजाब प्रोग्राम को आइंदा बजट 2020 में शामिल किया जाएगा। फूड सिक्योरिटी, ज़रूरी पैदावार, लाइफ स्टॉक में इजाफा किया जाएगा। मजीद इसकी तफसीलात जान लेते हैं। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। बिल्कुल जी, ये राइज पंजाब 2020 मंसूबा जो है ये मंजूर किया गया है और वजीर आला पंजाब कल इसका बाकायदा ऐलान करेंगे, जिसके मुताबिक जिस तरह कि आपने भी बताया कि 50 लाख अफराद को नौकरियां फराहम करने के मौके पैदा किए जाएंगे। स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 1000 साइंस लेबॉर्ट्री और बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जबकि पंजाब में 100 मॉडल स्कूल 2000 क्लासरूम तामीर किए जाएंगे। और इस प्रोग्राम को जो है जो बजट अब पेश किया जाएगा 2020 का, उसमें भी शामिल किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि फूड सिक्योरिटी, ज़रूरी पैदावार, लाइफ स्टॉक में इजाफा किया जाएगा, जबकि स्मॉल एंड मीडियम कारोबार को फरोग देने, तामीराती सरगर्मियों को फरोग देना भी इस मंसूबे के अंदर शामिल होगा। सबसे अहम चीज कि सोशल प्रोटेक्शन के तहत जो नादार तबका है उन्हें कैश की सूरत में इमदाद जो है अब दी जाएगी और एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार में बेहतरी भी लाई जाएगी, जबकि हेल्थ इमरजेंसी फंड भी कायम किया जा रहा है। सुबह टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी जो 24 घंटे फ़आल रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम खबर के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। जी तो नाज़रीन, शाहिद सिफ्रा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमने बात करनी थी दिहाड़ीदार मजदूरों की, लेकिन अभी जो भट्ट साहब ने डिटेल्स बताई हैं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा अभी ये वक्त की अहम जरूरत है चीजें। मैं यही भट्ट साहब से पूछने भी लगा था कि ये आप कोरोना के बाद के मामला आप बजट में रखें, आप हेल्थ इमरजेंसी बनाएं, आप फिलहाल जो प्लानिंग आपने करनी है, आपके मजदूर रुल रहे हैं। देखें, बात यह है कि मौजूदा हालात में क्या प्लानिंग है ना, आप इनको छोड़ दें कि हमने बजट में क्या रखना है, हमने नौकरियां देनी है, हमने लैब्स बनानी है, ये पत्नी बननी है, तख्तियां लगनी है, इनका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त हमें उस वक्त फायदा है कि मौजूदा हालात में जिस तरह जिक्र आप कर रहे हैं कि मजदूर तबका जो चौक चौराहे में बैठा है, जिसको एक लम्हे का नहीं पता कि उसको खाना मिलना है या नहीं मिलना। 1 अरब 47 करोड़ की इमदाद दी है, इसके बाद भी आपके दिहाड़ीदार मजदूर आपको फाकों पर नजर आ रहे हैं। आप जितने अरब मर्जी तकसीम कर दें, आपके पास वो गुर्बत ही इतनी है, आपके पास इस तरह का तबका ही इतना है, इतने खानदान है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखें, राशन जब तकसीम हो रहा होता है तो लोग हमें भी अप्रोच कर रहे होते हैं। वो अप्रोच, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक परेशान हैं, लोगों को क्या परेशानी है। अगर किसी के घर में राशन पहुंच रहा है तो उनके घर में वो ईद का समा जो है वो नजर आता है। पहुंचाने वालों को भी बड़ी खुशी होती है कि किसी का घर जो है उसमें राशन पहुंच गया, उसके बच्चे खाना खा लेंगे। बात यह है कि मजदूर तबके को आप ऐलान तो आप कर रहे हैं, मजदूर तबके का आप नाम भी लिए जा रहे हैं कि पिस रहा है, हम उनको अरबों रुपए भी दे रहे हैं। बात यह है कि अभी तक वो मजदूर तबका वहीं पर मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने पैसे दे भी दिए हैं, जो लेकर चले भी गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी आपके सेंटर्स पर मौजूद हैं, लेकिन जो चौक चौराहे में लोग बैठे हैं इन तक कौन पहुंचेगा? आज तक मुझे बताएं कोई एक हुकूमती नुमाइंदा आपका कोई रोड पे नजर नहीं आया, बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेटर आपका पहुंचो, कोई किसी ने जाकर इन लोगों से बात की होगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं 1000 बन जाएंगे या 2000 बन जाएंगे, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इन लोगों की। सीएम साहब, हमने लास्ट वीक देखा कि सड़क पर निकले, उन्होंने शहर का दौरा किया, तो इस टाइम निकल जाते जब सब मजदूर बैठे होते हैं। एक दफा ये भी सिचुएशन देख लेते अपनी आंखों से। इनको पकड़ेंगे, वो निकल के देखें, इस तरह बात करके देखें। आपने तो रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में दौरा किया ना, तो 7 बजे के बाद तो सड़क पे कोई नजर नहीं आता, आपको कोई नजर नहीं, सड़कें सुनसान हो जाती है, हर चीज बंद हो जाती है। बात यह है कि ये सीएम साहब इसी तरह दिहाड़ीदार तबके से मिले, उनसे पूछे मसाइल, उनसे बात करें, वो अपने मुंह बताएं। चले हमारी ना माने, हम जो रिकॉर्ड करके आते हैं वो भी ना माने। बिल्कुल आप जाएं किसी 1 या 2 मजदूर लोग जो बैठे हैं चौक चौराहे में, आप उनसे बात कर लें, उनसे पूछें कि आपका इस वक्त मौजूदा हालात में किस तरह गुजर बसर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसे हजारों की तादाद में खानदान हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में इस तरह गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद आपको डिसीजन करने हैं। आप बंद कमरों में बैठे रहें, आप समाजी राब्ते को गैप दे दें, कुर्सी एक वहां लगा दें, एक वहां लगा दें, और शाम में एक ट्विटर पे ट्वीट डाल दें कि ये हमने कर दिया है, इससे कोई नहीं होना। आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। अमली तौर पर जब काम करेंगे तो लोग घरों में बैठ जाएंगे। मुझे बताएं, ये अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, मजदूर था, वो व्हील चेयर पे बैठा था, उसने कहा कि मैं ये एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, अब काम बंद हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 10 किलो का थैला किसी से उधार मांग कर लिया है। ये बड़ी ही
अफसोस की बात है, इंतहाई दुख की बात है, बिल्कुल ऐसे ही। आप उसकी बात सुनकर आपके आंखों में पानी आ जाता है कि 10 किलो के थैले की कीमत कितनी बनती है, कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी कीमत है जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत कर रहा है, जो रोजाना की बुनियाद पर काम कर रहा है, उसके लिए ये मुश्किल है। इसलिए और फिर आपकी हुकूमत उसमें दावे कर रही है कि इतने सारे लोगों में इतने अरब रुपए आपने तकसीम कर दिए, जबकि दूसरी जानिब आपके वो लोग जो कि उधार ले रहे हैं और वो लोग जो कि फाकों पर है, उनका हाल अहवाल कोई दरियाफ्त करने वाला नहीं। खैर, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है थैलीसीमिया के मरीजों के हवाले से जिनकी इंजेक्शन अस्पतालों में नायाब हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अलमिया ये है सिप्रा साहब कि अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप ये भी नहीं देखते हैं कि मरीजों के लिए है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मार्केट में माफिया मुतहर्रिक हो जाता है, उस चीज़ को गायब कर दिया जाता है। देखें, ये तो हमारे बहुत कम तादाद में है थैलीसीमिया, और इतने ज़्यादा नहीं, हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं और इंतहाई खौफनाक ये सूरत हाल ऑब्वियसली उनकी जिंदगी का दारो मदार ही इसी पे है। अगर आप उनको दे रहे हैं चीज़ें, उनको मेडिकेशन उनकी हो रही है, तो उनका सर्वाइवल है। जहाँ पे उनकी मेडिसिन रुक जाएगी, जहाँ पर तिबी इमदाद या तिबी मुआलजा उनका रोक देंगे, वहीं पर उनको मुश्किल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, उनको ब्लड की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत कम तादाद में जो लोग मौजूद हैं, उनका अगर मेडिकेशन मौजूद नहीं है मौजूदा हालात में आपके शहर में, तो फिर आप अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी वबा या कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो उसकी मेडिसिन आपको किस तरह मिलेगी? मुझे बताएं, जब ये थोड़ी सी बात हुई कि ये क्लोरीन जो है या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कोरोना तो आपके शहर की मार्केट्स में नहीं मौजूद ऐसे ही है। इवन आपके इथाइल अल्कोहल की जब बात हुई कि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे 70% अगर वो होगा तो कोरोना को वो किल करेगा, तो आपको इथाइल अल्कोहल जो है वो आपको अकबरी मंडी और इधर उधर से वो आपको गायब हो गया सारी चीजें। बात यह है कि हम लोग इस पर बैठे होते हैं कि कोई ऐसी चीज आए और उससे हम नाजायज जो है मुनाफा कमाएं, हम उससे नाजायज उसका फायदा उठाएं, उस मजबूरी का कि जो लोग, जिसमें गवर्नमेंट भी फंसी हुई है और हमारी करोड़ों जो आवाम है वो भी उससे मुतासिर हो रही है। ऐसे में थैलीसीमिया के बहुत कम मरीज होने के बावजूद मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपने चला रखी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपने बंद नहीं की, फार्मेसीज आपकी खुली हुई है, मेडिकल स्टोर्स को आपने खोल रखा है, उसके बावजूद अद्वियात का ना होना, आपने ट्रांसपोर्टेशन को खोल रखा है कि कोई ट्रांसपोर्ट का भी कोई इशू नहीं है कि किसी जगह से डिलीवरी नहीं आ रही, ये ना होना जो है इसके पीछे कोई खुदा ना खास्ता ऐसे बच्चे हैं, ये मेरे ख्याल में अगर उनको एक दिन भी ट्रीटमेंट या चंद घंटे भी ट्रीटमेंट ना मिले तो उनकी जिंदगी जो है वो दांव पर लग सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को संजीदगी से इस बात को देखना होगा और इस बात को यकीनी भी बनाना होगा, फिर उसका फॉलो अप भी करना होगा कि आया कि ये मेडिसिन जो इन बच्चों को इस्तेमाल में है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, होती नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है, तहकीकात भी होनी चाहिए। जरूरी है ना, एक इंजेक्शन जो बहुत कम हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनका इंजेक्शन है वो अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और फिर सब लोगों को पता भी है कितनी खतरनाक बीमारी है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बावजूद होना जो है इसकी तहकीकात भी हो। अगर इसके पसे पर्दा कोई साजिश है, अगर पसे पर्दा कोई मुनाफा कमाना चाह रहा है, जो कुछ और करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको इबरत का कम से कम आपको उनको बेनकाब करके जो है करार वाकई सजा देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, आप न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम देख रहे हैं सूरत हाल अबतर होती जा रही है, केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसा ही एक मुतालबा हमने देखा कि डॉक्टर्स की जानिब से भी किया गया, जिसपे ये कहा गया कि अब जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उसके समरात हम देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या आ रहे हैं। तो लॉकडाउन में सख्ती का मुतालबा किया गया ताकि डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है उनके लिए भी आसानियां रहें। अगर बहुत बड़ी तादाद में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि हमारे अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी अगर हमने इस पर ध्यान ना दिया, अगर हमने अपने रवैये तब्दील ना किए। तो इसी बात को लेकर डॉक्टर्स की जानिब से भी ये पॉइंट उठाया गया था कि ये लॉकडाउन में जो नरमी की जा रही है, लोगों के रवैये नहीं बदल रहे हैं, मिलजुल कर सभी ने अपना किरदार अदा करना है। जितना मर्जी जो है डॉक्टर्स इसमें अपना किरदार अदा कर लें, जब तक लोग मिलजुल कर नहीं आगे बढ़ेंगे, अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, फिर हुकूमत ने जो SOP बनाने हैं, हुकूमत की जानिब से जिन चीजों का लोगों को पाबंद करना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही पॉइंट उठाया गया था डॉक्टर्स की जानिब से कि कम अज कम हुकूमत
हुकूमत जो है वो ऐसे SOP बनाए, ऐसी चीज़ें लेकर आए कि लोग जो हैं वो महदूद रहें। अगर लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो उसके नताइज भी हमारे सामने आ गए। खैर, इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो आज के मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। प्रेसिडेंट पंजाब मेडिकल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट PMA, और नाम इनका मैं आपको बताती चलूँ, डॉक्टर अशरफ निजामी साहब। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे और जानेंगे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसके हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहूंगी, आपको शुक्रिया अदा करूंगी, फिर आपके मुतालिबात जो हमारे सामने थे वो बिलाशुबा बहुत ज़बरदस्त मुतालिबात थे, और हमने भी कहा कि लॉकडाउन में ये जो नरमी की गई है इससे हमने नताइज भी देखे। क्या कहना चाहेंगे? एक तो थोड़ा सा मैं गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के या मेरे या डॉक्टर्स प्रोफेशनल के एज आ कम्युनिटी ये मुतालबात नहीं थे। इट वाज एन अवेयरनेस एंड अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में हुकूमत को तंबीह थी और हुकूमत से गुजारिश थी, अपील थी। मुतालबा आने वाले वक्त के हवाले से, आने वाले, अभी आज नहीं, हम आज के वक्त के लिए कह रहे थे। अभी जो हमने 2-4 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, कराची में हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने की, हमने लाहौर में की। मैं आपसे थोड़ा सा तारीखी एतबार से या माजी के एतबार से कि हैंस यू सेट के भी हमने प्रिवेंशन की खातिर जो बात की है, हम 22 जनवरी को एक अलार्मिंग अलर्ट जारी किया 2 सफ़ों का, हुकूमत को ये तंबीह करते हुए कि एक चाइना के शहर के अंदर ये वबा आ गई है जिससे 6 लोगों की अमवात हो गई हैं और 300 के करीब उससे इफेक्ट हुए। दिस इज द हाई टाइम जब हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये हुकूमत को लिखा। मैं नहीं कहना चाहता कि वी आर द फर्स्ट और वी आर वेरी मच कंसर्न, ये सारी ऐसी, हर बंदा जो अपनी मस्जिद को मीनार ऊंचा करेगा, लेकिन ये बात अपनी जगह पे डॉक्यूमेंटेड बातें हैं कि उस वक्त हमने किया। फिर हमने इस खित्ते के अंदर इसी चीज को आगे लेके जाने के लिए 6 फरवरी को लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार किया। सही। उस सेमिनार के अंदर महकमा सेहत को, वजीर सेहत साहबा को उन्होंने हमें इज्जत बख्शी, वो तशरीफ लाई। चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल जो लाहौर के अंदर है, हैंस इट वाज चाइना, और उस वक्त तक बहुत सारी चीजें आ चुकी थी, तो चाइना के कॉन्सुलेट जनरल आए, मेडिकल प्रोफेशन के सीनियर डॉक्टर्स आए, वाइस चांसलर्स आए, प्रिंसिपल्स आए, और उनके सामने हमने अपना ये जो था मुद्दा जो उसको बयान किया कि हुजूर ये दुनिया के अंदर है जो हो रही है, एंड इट वाज अ कॉल फॉर अलर्ट फॉर प्रिपरेशंस, कि दैट वी कैन नॉट बी इनडिफरेंट कि उसके साथ ऐसा कि हमारे साथ ये आना ही नहीं है। उस वक्त ये याद रहे कि एन एपिडेमिक ये नहीं बना था, उस वक्त सिर्फ यही था कि एपी सेंटर चाइना है और बाकी चीजें नहीं। लेकिन हमारे जो कंसल्टेंट हैं जिनके साथ हम बात करते हैं, और मैं और शेयर करूं कि इत्तेफाक से आई एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक हमारी एसोसिएशन है उसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशिया। हम ऑस्ट्रेलिया से लेके इजराइल तक ये तंजीम है जिसके साथ हम, और उसके ऊपर हम हॉटलाइंस पे थे एक दूसरे के साथ। व्हाट इज हैपनिंग, कोरिया का हमें पता चला, कोरिया में क्या हो रहा है, फिर पता चला हांगकांग के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज दी मेयर जो वहां पे ले जा रहे हैं, थाईलैंड के अंदर कैसे ये केसेस आए हैं। तो हम कुछ कदरे अपने आप को समझते, मैंने ये नौज़बिल्ला कहना चाहता कि हुकूमत को पता नहीं था या वो फोर्स ही नहीं कर रहे थे। WHO जब ये सारी चीजें कर रहा था, आई एम श्योर दे आर वेरी सिंसियर एंड सीरियस पीपल, दे मस्ट बी कंसर्न। लेकिन हमने एज एसोसिएशन जो अपना काम किया वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हुकूमत को तंबीह की कि इसके बारे में पेशबंदी कर लीजिएगा। लेकिन वो जैसी पेशबंदी हुई है वो अल्लाह के फजल से आपके सामने है, उसको मैं तनकीद तो कर नहीं सकता, अल्लाह के सामने। खैर, मौजूदा सूरत हाल पे अभी जो हुकूमत की जानिब से प्लानिंग्स की जा रही हैं उसमें क्या डॉक्टरों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा? जिस तरह के आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बात की गई, तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, आप लोगों के मुतालिबात देखना, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखना, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, इसके साथ हम नहीं समझते कि हमें ज़ाती तौर पे डॉक्टर इज ऑफ अ डिफरेंट स्पेशलिटी। अगर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन की कतई तौर पे इसमें ऐसी जरूरत नहीं होगी कि वो करेगा। इफ आई रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन जो मेरे साथ बहुत से लोग हैं, तो शायद मेरा कोई वजन बनता है कि मेरे साथ भी अगर हुकूमत कोई ना कोई बुला लेगी या बता ही देगी कि क्या करने जा रहे हैं, सो वी विल गोइंग टू बी स्प्रेड। इसके साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से। ये दुनिया के अंदर 2 थी, मतलब इस खित्ते के अंदर एक कलकत्ता में थी और एक पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर थी। ये तारीखी एतबार से पुरानी वो तंजीमें हैं, पुरानी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनको ऑन बोर्ड लेके काम आगे करना, ये हमारा मान है ऐसे करके। अब अगर हुकूमत ये समझे कि जी नहीं, चूंकि वाइस चांसलर साहब हमने ले लिए, हमने प्रिंसिपल्स ले लिए,
अब भाई अगर प्रिंसिपल जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर वाइस चांसलर जो है वो पेडियाट्रिक सर्जन है, तो व्हाट ही कैन डिलीवर ऑन दिस इशू। बिल्कुल ऐसे कि जो कंसर्न स्पेशलिटीज के लोग हैं, लोगों को उनके साथ लेना चाहिए। ये बड़ा आसान होता है, हुकूमत कहेगी जी क्या समझते हैं कि हमने उनसे पूछा नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि पूछा नहीं गया तो कम से कम उनकी बात को वेटेज तो डेफिनेटली नहीं। बिल्कुल ऐसे अगर वेटेज भी दी गई है और फिर हमारे ये हालात हैं तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही हाफिज है। सही। अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, कैसे आप उसको देखते हैं? केसेस हमारे सामने बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाब लाहौर की बात करूं तो यहाँ पर ये सिंध के मुकाबले में बहुत देर से आई, और फिर जिस तरह से अब लाहौर में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर लॉकडाउन में नरमी की गई है और फिर ताजिर भी अपने मैदान में आ गए हैं कि हमने दुकानें खोलनी हैं। फिर माह रमजान के पेश नज़र भी आपने डिफरेंट खाने पीने वाले दुकानों की टाइमिंग्स जो है वो भी बढ़ाई है। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? ये हमें कहाँ लेके जा रही है? देखें, ये जो वायरस है इसका कोई मजहब नहीं है। इस वायरस की कोई हदूद नहीं है, ना इधर नेशनल ना इधर हमारे साथ आने के लिए। पंजाब इज अबाउट 50 to 60% ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही। तकरीबन हम 12 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी में से सिंध उसके बाद दूसरा आता है। कराची चूंकि एक बड़ा गुंजानाबाद हमारा ये शहर है जिसके अंदर मतलब बहुत ही बड़ा है, उसके लिए सो कंपैरिजन विद द सिंध एंड पंजाब अगर किया जाए तो ये बड़ो जहाँ गुंजानाबाद लोग होंगे वहाँ पे होगा। और फिर आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि जब हमने इन्फेक्टेड लोग यहाँ पर आए तो फिर उसका इट वाज द 26 of February के हमारे यहाँ पहला केस जो पहला केस था। पहला केस। अब कहते हैं कि जी मज़हब को भी नहीं लाना चाहिए, और मैं भी उनमें से हूँ जो समझता हूँ कि मजहबी जो है हर एक का अपना अकीदा है, अपना सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हेल्थ जो सेहत है वो इसके बारे में खामोश। बिल्कुल ऐसे। वो मजहब को सेहत के अंदर लाने की जो कोशिश हम करते हैं और हर मजहब लेके आता है इसमें, हम अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मुसलमान हैं लिहाजा हम समझते हैं कि दिस इज व्हाट इज ऑन प्रायोरिटी। एवरी रिलीजन स्पीक्स इट एंड एवरी रिलीजन जो अपने आप को बताता है कि हम ऐसे करें। अब ईरान से जो हमारे ज़ायरीन आए उनकी वजह से ये फैला, फिर बरतानिया से जो आए अगर बहुत तरक्की याफ्ता समझा जाए तो वहां से फैला, फिर सऊदी अरब से हमारे लोग जो आए, यूएई वगैरह से मुल्कों से आए। सो दिस वाज अ मेन सोर्स जो समझा जा रहा था कि चाइना के अंदर चुके हुआ चाइना, और वो मैं आपसे शेयर करूं कि चाइना के अंदर न्यू ईयर उनका मनाया जा रहा था। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं चाइनीज जो यहाँ और पूरी दुनिया के अंदर चली जो उस वक्त। अब चाइनीज जो पाकिस्तान में है उनमें से गालिबन एक केस आया था जो पॉजिटिव था, बाकी देयर वाज नन जो कि चाइनीज जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव लोग आए होंगे। अब हमारे साथ जो सबसे ज्यादा खौफनाक चीज जो हमारे कंसर्न की चीज होनी चाहिए थी और है वो ये है कि हमारी लोकल इंटरेक्शन जो है उसके साथ इसको कैसे बढ़ावा। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो वो था कि बाहर से लोग आए, बाहर का लोग इन्फेक्टेड था, फाइन, चलो हमने उसको आइसोलेशन दे दी, क्वारंटीन में रख लिया। ये अब तो हम लोकल ट्रांसमिशन देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा हो रही है। फिर वो थे उनके कांटेक्ट वाला जब आ गया तो अब हमारे पास लोकल ट्रांसमिशन जो आई है जिनका ना कांटेक्ट है ना वो बाहर से। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज व्हाट इज अलार्म, दिस इज व्हाट इज अलार्म। और हमने जो कहा था, जो अपील की थी हुकूमत से बार बार, हमने एज अ मेडिकल प्रोफेशनल्स और तकरीबन तमाम तंजीमों के साथ मिलके कि खुदारा इस लॉकडाउन को बढ़ाएं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता, हल यही है। बिल्कुल। अगर आपकी नींद की वजह से सर दर्द हो रहा है और आप 20 घंटे सोए नहीं हो तो उसमें दवाइयां नहीं, उसमें सिर्फ नींद ही है कि आपको सोना ही है। बिल्कुल। जब आप सोएंगे तो सर का दर्द खत्म होगा, वैसे नहीं खत्म होगा। इस सिचुएशन के अंदर जो कोविड-19 ने इस वक्त पैदा कर दी और दुनिया में दो देखें थॉट्स थे, एक कहते थे लॉकडाउन कर दो, दूसरे लोग जो कहते थे कि लॉकडाउन ना करो। बट इट इज नॉट ऑफ लॉकडाउन ना करने वाले कोई पॉलिटिकल या ऐसा नहीं था, ये भी साइंसी है। उसके साथ ये है कि जब ये इन्फेक्ट होते हैं लोग, और इसकी चूंकि मोर्टेलिटी 2 to 3% मानी जा रही थी, और वैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है उसके अंदर 1% लोग जो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो ये समझा गया था कि जब 60% ऑफ द मासेस दे विल बी इन्फेक्टेड, तो एक हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़ा, वो मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर आ जाती है और इसको एड्रेस करके। और मिसाल दी जाती है जी स्वीडन के अंदर ऐसे कि स्वीडन में देयर वाज नो लॉकडाउन। जब स्वीडन में लॉकडाउन नहीं हुआ, वहाँ पे केसेस भी जो आए उन्होंने रख लिए। उन्होंने अपने बुजुर्गों को, जो कि मतलब एक ऐसा कंपोनेंट था जिसके ऊपर ज़्यादा मुसीबत आ सकती थी या ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते थे, उनको उन्होंने बेहतर करके एक साइड पे रख लिया।
उनको बेहतर उन्होंने लुक आफ्टर कर लिया और चीजें उनकी बेहतर हो गई। लेकिन हमारा जो खित्ता है, हम जिस स्टेटस के साथ हैं, हमारी मिसालें अमेरिका और बरतानिया के साथ के जाके मिली। हमारी इसलिए बनी कि अमेरिका के सदर मोहतरम ने भी ये फरमाया कि मसला ही कोई नहीं, चीनी चीनी मजाक उड़ाए और ऐसे करके कि जैसे वहां पे आना नहीं। बरतानिया के बोरिस जॉनसन साहब ने भी ऐसा ही किया। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और आज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट डे दैट ही इज गोइंग बैक टू हिज ऑफिस। तो उसका भी यही अप्रोच थी जो हमारे यहाँ हुक्मरान तबके की अप्रोच थी। हुक्मरान यहाँ पे यही तबका समझता था कि अगर हमने लॉकडाउन कर दिया तो लोग मर जाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे, यहाँ बलवावे हो जाएंगे और न जाने क्या क्या और क्या कुछ होता है। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मुआशियात का, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि अगर दुनिया के अंदर कोई इसका इम्पैक्ट आ रहा है तो पाकिस्तान उससे हट नहीं सकता। बिल्कुल, हम भी पूरी दुनिया उससे दुनिया का हम हिस्सा है। कारोबार, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया खरीदने वाला नहीं है, तो हमारी एक्सपोर्ट कारखाना क्या चलेगा? बिल्कुल। और अगर कारखाने के अंदर आपके पास सेहतमंद मजदूर ही नहीं है तो वो कारखाना कहाँ से कैसे काम चलाएगा? अगर बीमारी वहां पे आती है तो हाउ कम्स दैट ये सब चीजें जुड़ी है ना आपकी जिंदगी के साथ। अगर आप महफूज होंगे, आपकी जिंदगी होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, तभी आप ये सब चीजें कर सकेंगे। मुझे ये बताएगा, अभी आपको क्या लग रहा है अगर ये सूरत हाल नहीं बदलती है? बिलाशुबा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने आवाज भी उठाई, सबसे पहले मुझे बताएगा इसका कोई रद्द अमल भी आया, किसी ने रिस्पॉन्ड किया आपको? देखिए, हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उनमें से नहीं है जो कि फोटो सेशंस को अपने लिए ज्यादा अच्छा समझते हैं। हम ये भी अच्छा नहीं समझते, ना ही हम दरबारी हैं कि जाके ये समझें कि हमने जाके उनसे मुलाकात की और अपने आप को जरा ये बता दिया, देखो जी मेरे वजीर आला साहब, गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन इतना जरूर है कि हम अपनी तजावीज देने की खातर उनको हमने रिटर्न में भी लिखी कि हमसे मुलाकात कीजिएगा, हम आपको इस इशू में अपनी असिस्टेंस देना चाहेंगे कि हम कैसे और क्या इसको समझते हैं और क्या देखते हैं। और उसमें सिर्फ हम ही नहीं, हमसे मुराद ये थी कि जो कंसर्न हमारे स्पेशलिस्ट हैं, हमारा जो पीएमए के अंदर एवरीबॉडी हैज अ वर्किंग आई मीन सिस्टम उनके साथ, हमारे यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर कि जो डिजीज है उसके डिजीज के एक्सपर्ट जो हैं, दे आर द वन हेडिंग द कमेटी। वो हमारी कमेटी देखती है, इंटरनेशनली देखती है, डे टू डे अफेयर्स को देखती है, एंड देन दे एडवाइज टू अस, मी एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, कि ये सूरत हाल है। मैं एज मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस एशियन कन्फेडरेशन के हवाले से, हम हफ्ते में एक दफा बैठ के देखते हैं कि सारे मुल्क उसके ऊपर जो है स्काइप के ऊपर बैठ के अपने शेयर करते हैं कि हमारे मुल्कों के अंदर क्या है और हमारे हुकूमती रवैये क्या है, हमारे मुआशरती रवैये क्या है, हमारी फाइनेंशियल जो वो कैसे जा रही है। सो दिस इज कोई 2 घंटे का मैराथन, हर हफ्ते बैठ के ये बात करते हैं कि क्या चीज है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ अच्छे उसके नताइज आ रहे हैं, ताकि हम अपने अब दुनिया के अंदर जो एसोसिएशंस होती हैं, दीज आर द असिस्टेंट फोरम्स। बिल्कुल, ये दुनिया के अंदर है। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कोई वहां का निसाब नहीं लागू हो सकता जब तक कि वहां की एसोसिएशन उसको स्टैंप नहीं करती कि यस इट इज व्हाट हैज टू बी डन। वो अपनी हेल्थ पॉलिसीज नहीं बनाते जब तक कि वो अपनी एसोसिएशंस को नहीं लेते। हमारे यहाँ जिस चीज को ये बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि नॉट अ गुड वन टू मेंशन, लेकिन है ऐसा कि ये समझा जाता है कि जो डॉक्टर है जिसके साथ दिखा है, जिसके साथ प्रोफेसर रखा है और हुकूमत ने उनको बुला लिया तो लिहाजा जी हमने डॉक्टरों से मुशावरत करी। अब एक मुलाजम आदमी जो बेचारा वो जितना मर्जी भी मतलब बड़ी टोपी के साथ क्यों ना हो जाए, ही कैन नॉट से कि मेरी जी इनपुट ऐसी है, वो कहेगा भी तो ऐसे, दूसरा बनेगा कि आप तो भाई साहब जरा खामोश बैठे, आपको बुलाया गया टू स्टैम्प इट एंड टू साइन इट। मतलब ओवरऑल ये मतलब ये रवैयों की बात बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारी बदकिस्मती कह लें हमारी एज एसोसिएशन कि हम यहाँ पे वो ना करवा सके हुकूमत से कि या हमारे शायद रवैये ठीक नहीं है, हमसे वो समझते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड यूनियन ही करते हैं, we speak only about the rights of the doctors, whereas it is not true। सही। अच्छा, अब मुझे तो अभी सूरत हाल तब्दील होती नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे अस्पतालों की सूरत हाल जरूर पूछना चाहूंगी। अल्लाह ताला रहम करे, अगर ये सूरत हाल बिगड़ रही है तो हमारे अस्पतालों में क्या इनफ इंतजामात हैं, ये मुझे आपसे जानना है। ब्रेक पे नाज़िन मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। केसेस बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल्स जहां पर हमारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, जहां पर मुतासरा मरीजों को लेकर जाया जा रहा है, वहां की सूरत हाल कैसी है, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है बस्साम सुल्तान, हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब। इनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल बस्साम की जानिब में रुख करूंगी। बस्साम, बताइएगा, डॉक्टर्स आज भी अपने मुतालिबात को लेकर सरापा एहतजाज हैं,
क्या कहना है डॉक्टर्स का, एहतजाजी हिकमत अमली इनकी क्या है? जी बिल्कुल, जो हेल्थ सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर एहतजाज, जो भूख हड़ताल डॉक्टर्स की जानिब से की गई है, उसको हफ्ता जो है वो गुजर चुका है, मगर इसके बावजूद जो है वो हड़ताल अब तक जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी। अब तक महकमे की जानिब से जो मुजाहिरीन हैं उनसे इस हवाले से जो है वो मुज़ाकरात तय नहीं पा सके। जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है बल्कि, उसकी जानिब से जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो फ्रंट लाइन पर काम करते हुए जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, मगर उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहा नहीं जा रहा। जो अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं उनको शोहदा का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उसकी जानिब से मुतालबात सामने रखे गए हैं कि इन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इनको मुकम्मल हिफाजती सामान जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। उनकी जानिब से यही डिमांड की जा रही है कि जो महकमा है, जो इंतज़ामिया है, वो हॉस्पिटल के अंदर तमाम जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको हिफाजती सामान, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसकी फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इसकी जद में आ रहे हैं उनकी तादाद में जो है वो कमी लाई जा सके। साथ ही साथ उनकी जानिब से जो है वो मज़ीद ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए खसूसी तौर पर जो है वो कोई क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए जाएं, जहां पर स्पेशल फैसिलिटीज़ कायम की जाएं, जहां पर हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर इस वायरस के से जो है वो इसमें मुब्तला होते हैं तो उनको वहां पर तमाम तबी सहूलियात जो है वो फराहम की जाएँ। मज़ीद उनकी जानिब से ये डिमांड सामने रखी जा रही है कि वो डॉक्टर्स जिनको इससे कबल जो है वो एहतजाजों के बायस टर्मिनेट कर दिया गया था उनको जो है वो वापस बहाल किया जाए, मगर अब तक इसके बावजूद जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई इनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो अब तक तय नहीं पा सके। फ़िलहाल तो जो यंग डॉक्टर्स और ग्रैंड हेल्थ अलायंस है ये काम बंद किए बगैर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अगर इनके मुतालबात मंजूर ना हुए तो ये कोई और लाएअमल भी इख्तियार कर सकते हैं। सही, बसाम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से फिर इनके मुतालिबात क्या हैं आप हमें अपडेट करे थे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब के जान में रुख करूंगी, मुतालिबात आपने सुन, डॉक्टर्स के क्या कहना चाहेंगे इन मुतालिबात के हवाले से आप? देखें, एक तो हर तंजीम के अपने फैसले हैं जो काम करते हैं, लिहाजा हम उसमें तंजीमी एतबार से तो मैं बात नहीं कर सकता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे यहाँ एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वी आर नॉट फॉर दी स्ट्राइक कल्चर। हम स्ट्राइक कल्चर को ठीक नहीं समझते। हम समझते हैं कि और बहुत से ऐसे तरीके हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर, इस चीज में इसकी हौसला शिकनी भी करनी चाहिए, इवन इफ इट इज द नॉर्मल टाइम। ये बात कहना कि मुतालबात कोयटा के अंदर जब पहला एहतजाज डॉक्टर्स ने किया, वी एस पी एम ए वी स्टूड बाय, हमने एस पी एम ए इसकी खातिर जुदा हुकूमत के ऊपर प्रेशर्स डाले हैं, अपने ताई भी जो की है बात हमने एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो भी कोशिश की है। देखें, एक चीज़ समझने की है और हुकूमत को ये समझने की ज़रूरत है कि हर मरीज़ जो ओपीडी के अंदर आएगा, जो पेशेंट के साथ आएगा वहाँ पे, उसका नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसके लिए अब डॉक्टर को बचाना, डॉक्टर को प्रिवेंट करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस इंतजामिया की जिम्मेदारी है हॉस्पिटल की जो वहाँ चला रही है। सर्टनली कि अब ये बंदा बड़ा आसान है कि जी वजीर सेहत ने ये कह दिया, चीफ मिनिस्टर ये कर रहे हैं, दे आर ऑन दी हेल्थ ऑफ अफेयर्स। डॉक्टर यास्मीन साहिबा से जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि तमाम हेल्थ वर्कर्स, तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को किट की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को है जो कि कोरोना के पेशेंट्स के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। हम इससे थोड़ा सा, मैं जाती तौर पे इससे डिफरेंस ओपिनियन रखता हूँ कि एक किट्स की कैटेगरी है कितनी है, ये 6, 7, 8 किस्म की किट्स हैं, कौन सी क्या चाहिए। एक जो कोरोना वायरस के साथ जाके डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है उसके लिए इंटायरली डिफरेंट किट है। यकीनी तौर पे वो वाली किट जो आउट पेशेंट के साथ नहीं चाहिए, लेकिन जो आउट पेशेंट में बैठा देख रहा है डॉक्टर, उसको ये कहा जाए कि उसको ग्लव्स की जरूरत नहीं है, उसको एप्रन की जरूरत नहीं है, उसको गॉगल्स की जरूरत नहीं है, उसको फेस मास्क की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बात से सही नहीं होगी। ये दीज आर द इसेंशियल्स कि उसके ऊपर आने की खातिर ये जरूरी होगा। बैन ही मैं ये समझता हूँ कि जो सैनिटरी वर्कर वहां पे काम करता है उसको भी उसकी प्री रिक्विजिट, प्री रिक्वायरमेंट्स जिसके साथ वो करें, बिकॉज इट इज इन्फेक्शन जिसके बारे में आप ये नहीं कर सकते हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन थिएटर के लिए, मतलब ऑपरेशन थिएटर है उसके एक अपने प्रोटोकॉल्स हैं कि जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना है आपने ये करना है, कपड़े चेंज करने हैं, शावर लेना है,
ہاتھوں کو کیسے صاف کرنا ہے, بازو تک کرنے ہیں, ماسک کیا لگانا ہے, اینک کیا لگانی ہے, گوگل, بیکاز وی یوز ٹو آپریٹ سرٹن کیسز, ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ہے دنیا کے اندر ہے, ایڈس کے پیشنٹس ہیں, اینڈ پیپل دے آپریٹ اپون. تو اس کے لیے پریونٹیو میئرز لیے جاتے ہیں جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کے پیشنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب جو آؤٹ پیشنٹ میں ڈاکٹر بیٹھا ہے, جو فیملی فزیشین بیٹھا ہوا ہمارے گلی محلوں کے اندر ڈاکٹر صاحب خدمات سر انجام دے رہے ہیں, دکانوں کے اوپر ایون جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر ناؤ وی سے سوشل ڈسٹینسنگ, آل دو کہ سوشل تو نہیں کہی جا سکتی اگر ٹیلی فون کرتے ہو, اٹ از ناٹ اے سوشل ڈسٹینسنگ, وی مین بائی فزیکل ڈسٹینسنگ, کہ آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ, پہلے یہ تھا کہ جی 3 فیٹ تک آپ رہ جائیں تو یہ وائرس نہیں پہنچتی, پھر کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ تو 13 فیٹ تک جا سکتی ہے. سو بٹ ہیونگ سیڈ کہ ان کے لیے اگر بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارا ڈسٹینس آئی تھنک کہ ریزنیبلی ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم ماسک لگا لیں گے تو وی آر مور سیکیور. آپ بھی ماسک لگائیں, میں بھی ماسک لگاؤں گا, تو ہماری انفیکٹ کرنے کی جو ہے ریشو آلموسٹ اس میں 95% سیکیورٹی کا ایلیمنٹ اس کے ساتھ آ جائے گا. تو کمنگ بیک ٹو دی ایشو آف دی ڈاکٹرز پروفیشنلز اینڈ کمیونٹی, ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت یقینی طور پہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہر ایک کو ویسے دے سکے, اور جبکہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ نہیں دے پا رہی, بالکل ایسے برطانیہ والے نہیں دے پا رہے. امریکہ کے اندر آپ نے خبر سنی ہے کہ وہاں پہ جو پردیسی لوگ وہاں کام کر رہے تھے, فورینرز, نیشنل امریکن, بٹ چونکہ ان کو امریکہ کو بڑا شوق تھا یہ کہنے کا کہ اوریجن کیا ہے, انہوں نے کہا اچھا بھائی پھر ہمارا اوریجن تو نائجیریا, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا کوئی ہے. انہوں نے وہاں پر استعفے دے کے واپس چلے گئے, بالکل ایسے, their nationality remains, but they simply say کہ جی no thank you very much, ہم اس کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے. تو یہاں پہ بھی ایک تو every patient has to be taken. میں اساتذہ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے میڈیکل پروفیشنلز کو, دکانداروں کو, اور باقی جو معاشرے کے اندر انٹریکٹ ہم کرتے ہیں ان کے اندر آ کے کہ ایوری پرسن شوڈ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ یہ پازیٹیو ہے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ نیگیٹو نہ ہو جائے. سو احتیاطی تدابیر کی خاطر اب ہمارے جو لاک ڈاؤن, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے فگر بڑھ گئی, اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں, میری دلی خواہش ہے کہ ہم غلط ہوں ایز آرگنائزیشن, ایز اشرف نظامی میں غلط ثابت ہوں, اور مجھے یہی کہا جائے کہ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے, تیرا ایسی تیری ایسی, کہ کر رہے تھے تو دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میری خواہش ہے کہ میں ان میں سے ہوں, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ریشو کے ساتھ ہمارے اندر اب انکریز ہو رہی ہے پیشنٹس کے آنے کے لیے, دس آل از بیکاز آف دی, ہمارے نزدیک اگین آئی سے کہ میں گورنمنٹ کو کوئی کرٹک نہیں ہوں اس حوالے سے, لیکن یہ جو متذبذب قسم کے کنفیوز قسم کے فیصلے کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, غریب مر جائیں گے, فلانا جی جائے گا, صرف فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا علاج معالجے کے اوپر پیسہ. ایک بڑی مطلب امپورٹنٹ آپ سے میں شیئر کروں کہ حکومت کو صرف ایک فیصلہ کرنا ہے ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو, کیا انہوں نے پیسہ بیماری کے علاج کے اوپر خرچ کرنا ہے یا ڈیورنگ دی پریونشن ان کو گھر کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں دینا. بالکل, یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا. ایک ہی صرف چیز ہے, ایک سمپل دال اور ایک روٹی. میجورٹی آف دا پیپل دیکھیں, میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ جو کہ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں, ایسے لوگوں کو جو چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا. That time is over here. اینڈ اپنے آپ کو عقل کا, اور ابھی یہی وقت ہے کہ ڈیسیژن لیا جائے تاکہ ہم مشکل وقت سے بچ سکیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے, مجھے آپ سے اجازت چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تو شہر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی میں آپ کو بتاؤں گی بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کسی ایسے مقام پر پہنچیں جہاں پر ان کو پہنچ کر واقعی لگے کہ انہوں نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو ان کا پھل انہیں مل گیا ہے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں محنت بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ ایسا رکھا ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے جہاں پر وہ پہنچ کے رہتے ہیں. کچھ لوگ اس میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں جس کی بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں, لیکن محنت جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھتی ہے. محنت آپ کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں ڈیلے اس میں ہو جاتا ہے, ٹائم زیادہ لے لیتی ہے, لیکن جو انسان محنت کرتا ہے وہ اس مقام تک پہنچ کے رہ جاتا ہے. آج اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے. اس فیلڈ میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں انہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, انہیں اپنے گولز کس طرح سے سیٹ کرنے پڑتے ہیں, اسٹارٹ ہی سے انہیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ
करवाना चाहूंगी। अलमास सभी साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि PMS ऑफिसर हैं, तो इनसे जान लेते हैं वो लोग जो कि CSS करना चाहते हैं, PMS करना चाहते हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वो लोग जो कि चाहते हैं कि वो CSS करें, PMS करें, किस तरह से उनको अपने लाइफ के गोल सेट करने चाहिए, कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है? मेहनत तो ऑब्वियसली आपको, चूँकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके अंदर मुख्तलिफ शोबा है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। अच्छा, जहाँ तक है कि इसका टाइम फ्रेम क्या है वो डिपेंड करता है हर एक जो शख्स है उसके हवाले से कि उसका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश जो है वो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करती है, तो जिसकी जितनी अच्छी इंग्लिश होती है उस हवाले से उसका फिर टाइम फ्रेम चेंज होता रहता है। कुछ अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे मोटिवेशन भी मिलती है। अच्छा, मेरा तो ये है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि पहले तो मैं एक उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा, हवेली लखा गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से, उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी सारी एजुकेशन है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ का यूजुअली एक माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादातर लोगों की मौजूद होती है। सही। अब वो इंक्लिनेशन का ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो वहाँ से मिली, तो अब उसके बाद वहाँ से ही कुछ माइंड बनाना शुरू किया कि अच्छा इस चीज़ की तरफ आना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से फ्री होने के बाद जो था वो इस चीज़ के लिए तैयारी वगैरह करनी शुरू कर दी। उसमें फिर अटेम्प्ट वगैरह दी, पहली अटेम्प्ट पे नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, दूसरी अटेम्प्ट पे फिर मेरा जो है वो PMS हो गया था। तो इट टेक्स अराउंड इस 1 साल से ज्यादा कहीं इसके अंदर टाइम लगना नहीं चाहिए। सही। क्योंकि हवा बहुत ज्यादा बनाया होता है, बिल्कुल उसकी वजह ये होती है साइकोलॉजिकल बर्डन डेवलप हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि 1 साल से ज्यादा जो है ये इसकी तैयारी। अच्छा, इस पे फिर आपके घर वालों की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है? घर वालों की माहौल होना कितनी कंट्रीब्यूशन? अच्छा, उसमें ना इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ी उनकी होती है, क्योंकि इसके दौरान जो मैंने आपसे अर्ज की पहले भी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर से मुराद ये है कि आपको बहुत सारी अट्रैक्शंस नजर आ रही होती हैं अपने इर्द गिर्द। उसका मतलब ये है कि साथ वाले जॉब कर रहे होंगे, साथ वाले मुख्तलिफ और फील्ड्स में आगे निकल रहे होंगे, ऐसे ही है, ठीक है, या फिर वो मुख्तलिफ और जो काम है वो सर अंजाम दे रहे होंगे। आपने लेकिन टिक के बैठ के पढ़ना है, ठीक है, और आपने इधर उधर नहीं देखना। अब इस दौरान में ना तो आपकी कोई तनख्वाह है, ना आपके पास कोई पैसे हैं, अब वो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके घर वाले हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो वो साइड से फिर और लोग तरक्की कर रहे होते हैं, आप बैठे पढ़ रहे होते हैं, अभी अनसर्टन है सारा कुछ कि पास होगा नहीं होगा, क्या बनेगा। इसमें वो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है आपकी फैमिली की तरफ से वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, और वही चीज होती है जो पॉजिटिविटी आपके अंदर रखती है। पॉजिटिविटी के बगैर आप ये इम्तिहान पास नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब एक जो आम तासुर लोगों का बना ना वो है कि बहुत कम लोग इसको पास आउट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो स्टूडेंट्स जो करना भी चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हैं, ये अहलियत भी रखते हैं कि वो पास आउट हो जाएं, वो डर की वजह से इस पे नहीं आ सकते हैं। मुझे बताइएगा ये डर जो है, ये खौफ जो है, ये अगर आपको लेके पीछे चला जाएगा तो ये तो मेरे ख्याल से आप अपने साथ ही ज्यादती करेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं इसके अंदर, मैं बारहा मुख्तलिफ और जगहों पे फोरम्स पे भी मैंने ये बात की है कि इसके अंदर पढ़ना मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर जो असल मुश्किल काम है वो अपने उस खौफ के साथ लड़ना है, पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है। ट्रैक्स इसकी होती होंगी ना कि आप पढ़ भी रहे हैं और आप नहीं उसको पास आउट कर पा रहे, तो कोई रीजन हो सकती है। हाँ, नहीं, वो रीजन सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से आपका एक FSC का इम्तिहान होता है, जिस तरह आपके जो भी ग्रेजुएशन के अंदर आप अपने एग्जाम्स को डील करते हैं, इसको डील करने का तरीका वही है, इसके अंदर कोई डिफरेंट ट्रिक नहीं है। सिर्फ वजह ये होती है कि स्टेक्स लोगों के बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि अच्छा इसके थ्रू हमें ऑफिसर बनना होगा, हमें ये चीज मिल सकेगी, प्रेस्टीज मिल सकेगी, तो वो उससे एक जो परफॉर्मेंस प्रेशर है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज होती है जो आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल लेके आती है और खौफ डेवलप करती है। आपको उस चीज के साथ लड़ना होता है कि नहीं, ये हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से और जिनकी वजह से आप तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसा लगा खुद अपनी इस तमाम टाइम के दौरान के लगा हो कि अच्छा मुझे पीछे हो जाना चाहिए, जब एक दफा आपने पास आउट नहीं किया तो हिम्मत नहीं हारी? ऑब्वियसली बहुत दफा ऐसा लगा कि अब जो है ना मुझे ये चीज जो है इसकी तरफ दोबारा नहीं आना चाहिए। मसलन मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, अमजद परवेज साहब मेरे उस्ताद हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ बड़े बड़े नामी ग्रामी केसेस के अंदर हैं, मैं उनके चेंबर के साथ एसोसिएटेड था। अब उस दौरान में भी मेरा दिल किया कि दोबारा मैं इस तरफ को वापस ना आऊँ, क्योंकि वो अपनी तरफ बहुत मुश्किल फील्ड है और ये अपनी तरफ एक बहुत मुश्किल फील्ड है, दोनों को पूरा टाइम देना पड़ता है।
तो उस दौरान में दिल किया कि मैं दोबारा अब इस चीज़ की तरफ ना आऊँ, लेकिन ऑब्वियसली एक था इस चीज़ की एक वो जिसको कहते हैं कसक बाकी थी, तो वो कसक जो थी मैं उसको बाकी नहीं रखना चाहता था। आपने एक मकसद सेट किया होता है, गोल होता है, आप उसकी तरफ बार बार जो है वो जाते हैं। अच्छा, अभी लॉकडाउन है, वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं CS की या PMS की, क्या कहना चाहेंगे उनको? ये जो इर्द गिर्द वाला माहौल है, इससे हटकर वो किस तरह से अपनी तालीम जारी रख सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो आजकल मुझसे लोग बहुत ज़्यादा सवालात पूछ रहे हैं, चूँकि मैं भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, या एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत मालूम है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कब होगा या PMS, खुसूसन PMS का चूंकि ऐड आ चुका हुआ है, तो उसका जवाब ये है कि जब ये कोरोना का मामला थोड़ा सा ठंडा होगा, अगस्त में एक्सपेक्टेड है, उसके बाद जब भी कहीं अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है कोरोना का इंसिडेंट, खुदा ना करे, तो फिर उसके मुताबिक। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो ये करना है कि इर्द गिर्द जो डिप्रेशन का माहौल है, अपने आप को किसी ना किसी तरह से ऐसी रूटीन में लाएं जिससे आपका डिप्रेशन कम हो। डिप्रेशन वो चीज़ होती है जिससे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। आपको एक्सरसाइज करें, आजकल रमज़ान है, इसके अंदर डाइट का खुसूसन ख्याल रखें। ये ज़्यादा आपको वैसे अच्छा डॉक्टर्स बता सकते हैं, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डाइट ने मेरे साथ बड़ा अच्छा रोल प्ले किया मेरी प्रेपरेशन के अंदर। तो पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें कि एग्जाम तो होने ही होने हैं, और तीसरा ये कि अपनी जो रूटीन है उसके अंदर उसको खासा फोकस। बिल्कुल, इसी नोट पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।